हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने टूल्स वगैरह जो है अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर हम जब जरा प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन कर ले कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस जो है किया जाता है, किस तरीके से आइसोलेशन होता है, कटिंग होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए का। ठीक है, फिर इंसर्शन ऑफ डीएनए जो होता है होस्ट में कैसे करते हैं, और अगर इंसर्ट कर दिया तो अब हमें जो अपना प्रोडक्ट निकालना है वो कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है हमारा, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहला स्टेप। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, क्योंकि आप जाहिर सी बात है फ्रेगमेंटेशन करेंगे अपने डीएनए की बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनेंगी और आप लोगों को उसमें से अपना डिजायर्ड जो फ्रेगमेंट है, डिजायर्ड जो जीन है, वो सेलेक्ट करना है। एंड फिर उसके बाद आप उसको जोड़ेंगे किसके साथ, अपने जो वेक्टर वगैरह है उसके साथ जोड़ेंगे। फिर उस वेक्टर को ट्रांसफर करेंगे किसमें, होस्ट में। अब वो होस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल सेल होगा, चाहे प्लांट सेल होगा, चाहे एनिमल सेल होगा। ठीक है, फिर उस होस्ट सेल को कल्चर करेंगे, ठीक है, इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, और वहां से जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमारे आते हैं किसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। एग्जाम में एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, recall that nucleic acid is the genetic material of all organism without exception. in majority of organism जो deoxyribonucleic acid है, और we can say DNA जो है वो क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हाँ, कुछ के अंदर आरएनए भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it need to be in pure form, free from macromolecules. Since DNA is enclosed within membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharide and also lipids. अगर किसी भी सेल की बात करें हम लोग, तो वहाँ पे ये जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, RNA वगैरह जो है, ये या पॉलीसैकेराइड्स कह लो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होती हैं। हम लोगों को DNA उससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एक सेल के पास या सेल के साथ हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दें और काम बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक्ट करेगी प्योर डीएनए पे। ठीक है, यानी कि उसको आरएनए से, प्रोटीन्स वगैरह से सबसे अलग करना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल सी चीज है। देखो, कोई भी सेल जो होता है, हम लोगों को क्या करना है, उसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करना है, और हम लोगों को बचाना है सिर्फ किसको, डीएनए को। तो हमारे पास सबसे अच्छा टेक्निक या सबसे अच्छी जो चीज है वो क्या हो सकती है, हम ऐसा करें कि हम भाई बेसिकली ना क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अब कोई सेल है, उसके अंदर मैं अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल रहा हूँ तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है मेरे को, जैसे मैंने प्रोटिएसिस डाल दी, तो अगर मैंने प्रोटिएसिस डाली तो सेल का जितना भी प्रोटीन है सारा का सारा डिग्रेड हो जाएगा। मैंने लाइपेसिस डाल दी, तो अगर लाइपेसिस डाल रहा हूँ मैं, तो सारा का सारा लिपिड्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट्स डाल दिया, तो सारा का सारा जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। और मैंने डाल दिया आरएनएस एंजाइम, तो आरएनएस एंजाइम डाल दी तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बचेगा डीएनए, क्योंकि मैंने डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी एंजाइम होती है दैट इज डीएनएज, मैंने वो यूज नहीं करी। ठीक है, डीएनएज कह लो या डीएनएज कह लो, मैंने वो यूज नहीं करी है, तो मेरा डीएनए यहाँ पे बच जाएगा और डीएनए को मैं आराम से आइसोलेट कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सा तरीका है अपने एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल विद एंजाइम्स, जैसे कि हमारा लाइसोसोम हो गया। तो बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कौन करता है, लाइसोजाइम होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज पड़ा होता है, तो उसकी सेल वॉल को कौन डिस्ट्रॉय करता है, सेल्यूलोज एंजाइम करती है। ठीक है, फंगस की सेल वॉल के अंदर काइटिन पड़ा होता है, तो उसकी वॉल को कौन डिस्ट्रॉय करता है, काइटिनेस करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात
You know that genes are located on long molecules of DNA that are intertwined with proteins such as histones. So हम लोग molecular basis of inheritance के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो DNA होता है हमारा, it is associated with positive proteins जिसको हम कहते हैं histones. So हम लोगों को histones भी अलग करने हैं क्योंकि अपने को DNA चाहिए किस फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में. हम लोगों को प्रोटीन वगैरह सारी चीजें नहीं चाहिए. So the RNA can be removed by ribonucleases or we can say RNase enzyme. तो RNA को रिमूव कर सकते हैं आप राइबोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से, ठीक है. अच्छा जी. एंड प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं किससे, प्रोटिएसिस एंजाइम से. एंड अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट. सो अदर मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, जैसे कि लिपिड्स हो गया, उसको लाइपेसिस से आप लोगों ने ट्रीट कर दिया. कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स जो है तो उसको हमने कार्बोहाइड्रेसिस से ट्रीट कर दिया. सो अल्टीमेटली विल गेट क्या, एक प्योरीफाइड डीएनए, ठीक है. और प्योरीफाइड डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. कब, आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल. हम लोगों को चिल्ड इथेनॉल डालना जरूरी है. जब हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो ही हमारा डीएनए क्या करेगा, प्रेसिपिटेट आउट करेगा. दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स. और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको फाइन थ्रेड्स की तरह दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में आपको दिख रहा है. हम लोगों ने यहाँ पे अभी सब कुछ डिग्रेड वगैरह कर दिया है. यहाँ पे आपको डीएनए नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, चिल्ड इथेनॉल डाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइन थ्रेड की फॉर्म्स में डीएनए आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. सो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं करना है. हम लोगों को बस सेल के बाकी के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है. डीएनए से एंजाइम मत डाल देना. पता चला कल को डीएनए से एंजाइम डाल दी तो आपका डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर किसी सेल के अंदर आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो जाहिर सी बात है कि उस सेल के अंदर हम अपना आरएनएस एंजाइम या राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि वो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगी. तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, कैसा लेना है, किस सेल से ले रहे हैं, हमें उस तरीके के एंजाइम्स को यूज करना होता है, ठीक है जी. सो आइसोलेशन हो गया. अच्छा ठीक है. अब कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. तो स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारा डीएनए की कटिंग होती है. एंड वो स्पेसिफिक लोकेशन पे कटिंग किसकी हेल्प से होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से. उन स्पेसिफिक लोकेशन को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस. उसको हम कहते हैं क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं. यहीं पे हमारी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो वर्क करती हैं, या आप कह सकते हैं एक्ट करती है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स digestion are performed by incubating purified DNA with restriction enzyme molecule at optimum conditions for specific enzyme. ठीक है. तो ये जो कटिंग होती है कैसे होती है, आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किसके साथ रख दीजिए, प्योरीफाइड डीएनए के साथ इंक्यूबेट कर दीजिए, या दोनों को साथ में मिक्स करके रख दीजिए, ठीक है, एट दी ऑप्टिमम कंडीशंस. हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम कंडीशन होता है, या हर एक एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फंक्शन करती है. सो आप उस ऑप्टिमम कंडीशन पे या ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसको रख सकते हैं, ठीक है. आज अब आप लोगों ने क्या कर दिया, अब आप लोगों ने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए. डिजायर्ड फ्रेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जो मैंने आपको बताया था. सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये मूव करता है टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो. सेम प्रोसेस, यहाँ तक का सेम प्रोसेस जो है हम लोग वेक्टर डीएनए के साथ भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, ये जो मेरे डीएनए की फ्रेगमेंट है इसको मेरे को वेक्टर डीएनए में जोड़ना है. तो सेम प्रोसेस जो है मैं वेक्टर डीएनए के साथ भी करूंगा, बट ये सेपरेटली हो रही है. एक जगह आप काम कर रहे हैं अपनी डिजायर्ड जीन के साथ, आपने उसको फ्रेगमेंट में काटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको आइसोलेट करके निकाल लिया. एक जगह आपने प्लाज्मिड के अंदर कटिंग करवाई और उसको आपने निकाल लिया, ठीक है. तो दोनों जगह हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं. तो आप लोगों ने क्या करा, अपना डिजायर्ड, चाहे कह लो वेक्टर और डिजायर्ड जीन, दोनों को निकाल लिया विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या कह सकते हैं विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब आपको दोनों एंजाइम्स मिल चुकी हैं. अब आपको क्या करना है, लाइगेशन करना है, जोड़ना है, ठीक है. द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. हमेशा प्लीज याद रखना कि हम सोर्स डीएनए जहां से हम डीएनए ले रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए, ये आई गेस मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, ताकि हमारे पास सेम क्या कहते हैं
एंड्स जनरेट हो, या तो स्टिकी एंड्स जनरेट हो या तो ब्लंट एंड्स जनरेट हो, ठीक है, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम कट करते हैं. So the cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added. So हम दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. जो हमारी डिजायर्ड फ्रेगमेंट है या जो डिजायर्ड जीन है और वेक्टर को एक सॉल्यूशन में डालते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं और साथ में डाल देते हैं लाइगेस. दिस रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो हमारा इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है. तो आप लोगों ने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया. अब बनाने के बाद जाहिर सी बात है कि इसको किसी होस्ट में डालोगे, है ना. सो कैसे डालोगे, डिफरेंट तरीके हैं. आप इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं, जीन गन का यूज़ कर सकते हैं, आप माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, हीट शॉक का यूज़ कर सकते हैं. तो डिफरेंट तरीके हैं. डाइवेलेंट आयंस या कह सकते हैं बाइवेलेंट आयंस यूज़ कर सकते हैं, Cu2+, Mn2+, Mg2+, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पे देखिए, ये दे रखा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, तो अब एक जीन निकाला है, हो सकता है कि यार वो जीन जो है मतलब उसके साथ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो ना हो, पता नहीं. तो हम अपना जो डिजायर्ड जीन होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा, उसका हम एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं. एम्प्लीफिकेशन यानी कि उसकी हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनवा लेते हैं. उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं. अब ये मल्टीपल कॉपीज कैसे बनती है, इसको जरा यहाँ पे हम समझते हैं. एक हमारा प्रोसीजर होता है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है. हम लोगों को डीएनए का बेसिक रेप्लिकेशन का तरीका पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है. उन दोनों स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट करेंगे और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देंगे. तो ये हम लोग अब करते हैं आर्टिफिशियली. कैसे कर सकते हैं, डीएनए को हम अनवाइंड करते हैं एट हाई टेम्परेचर. तो डीएनए हमारा हाई टेम्परेचर पे जो डबल स्ट्रैंडेड होता है वहाँ पे से वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है. फिर उसके अंदर हम लोग डालते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, बने बनाए न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसके अंदर ऐड करते हैं और डाल देते हैं पॉलीमरेज एंजाइम. तो पॉलीमरेज एंजाइम अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जोड़ देती है और इनको कन्वर्ट कर देती है डबल स्टैंड्स में, ठीक है. बट इतना आसान नहीं है जितना दिखता है. तो उसको जरा एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होता है. PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro, यानी कि in lab, ठीक है, using two sets of primer, ठीक है. प्राइमर्स यूज करते हैं. प्राइमर्स आप लोगों को पता है, हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में भी यूज कर रहे थे. केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आप कह सकते हैं ये शॉर्ट स्ट्रैंड्स हैं किसके, ऑफ डीएनए कह लो या आरएनए कह लो. तो डीएनए और आरएनए के शॉर्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, ओके, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए. तो जो स्टार्टिंग रीजन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ये. एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं इन लैब यूजिंग क्या, दो प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है. इन सबको मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देता हूँ, दो प्राइमर्स. फिर उसके बाद एंजाइम हमारी डीएनए पॉलीमरेज. कैसे कर सकते हैं अभी बताता हूं मैं, ठीक है. ये जो एंजाइम होंगे एक्सटेंड करेंगे प्राइमर्स को यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स. सो हम लोग अपने मीडियम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी डालते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन. द जीनोमिक डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट. जो हमारा जीनोमिक डीएनए होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह. इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ठीक है, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, ठीक है, या इसको हम 1 बिलियन कॉपीज भी बना सकते हैं, ठीक है. अब कैसे, सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट इज थर्मस एक्वाटिकस. सॉरी, टैग पॉलीमरेज होती है बट वो थर्मस एक्वाटिकस से ली गई है, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में. विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. द एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट इज इफ डिजायर्ड कैन नाउ यूज टू लाइगेट विद वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग. अब यहाँ पे क्या बात करी गई है, क्या नहीं बात करी गई है, मैं आपको जरा इसको डिटेल में समझाता हूँ. ओके. सो अब देखो, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बारी जरा मैं ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये हम कहना क्या चाह रहे हैं या हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना. सो हम लोगों ने बोला कि यार हमारे पास मान लो डिजायर्ड जीन है, तो डिजायर्ड जीन जो होगी वो कैसी होगी, डबल स्टैंडर्ड होगी. डिजायर्ड जीन जो है वो डबल स्टैंडर्ड होगी, है ना. अच्छा जी, अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से समझते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन जब हम करवाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं सबसे पहले क्या करवाना है, डीनेचुरेशन करवाना है.
सो आप सबसे पहले डीनेचुरेशन करवाए, या जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, डीएनए की अनवाइंडिंग करवाते हैं, ठीक है, अनवाइंडिंग करवाते हैं। अब वहां पे हमारी बॉडी के अंदर तो एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सी, हेलिकेस, तो वो डीएनए को अनवाइंड कर देगी। हेलिकेस एंजाइम प्रेजेंट है, वो डीएनए को अनवाइंड कर देगी। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर डीएनए को कैसे अनवाइंड किया जाए? सो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, या आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर मिलता है डीएनए को, तो हमारा डीएनए जो है वो अनवाइंड हो जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम पीसीआर के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर देते हैं। अच्छा जी, सो अब हमारा ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता था कि हम, या नेचुरल सिस्टम में भी आप लोगों को पता है कि शॉर्ट स्टैंड्स यूज करते थे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे शॉर्ट स्टैंड्स लगाते थे ऑफ प्राइम, इसको कह सकते हैं ऑफ डीएनए और आरएनए, जिसको हम कहते थे प्राइमर्स, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि भाई देखो डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, डीएनए पॉलीमरेज, उसको काम करने के लिए एक कह सकते हो पहचान चाहिए, एक जगह चाहिए जहां से उसको पता लगे कि मेरे को काम शुरू करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज को पता लग जाता था कि यहाँ पे प्राइमर्स लगे हैं, तो वहां से अपना रेप्लिकेशन वो शुरू करती थी। अच्छा, अब हम अपनी डीएनए पॉलीमरेज इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, किसके अंदर, पीसीआर के अंदर। क्यों? क्योंकि पीसीआर के अंदर जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है इट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना, 90 के आसपास रहता है। अब इतने टेम्परेचर पे हमारी एंजाइम तो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी एंजाइम काम करती है किस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे। सो इस टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज तो काम नहीं कर पाएगी, तो फिर कैसे काम चलाएं? तो हम लोगों को एक थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए होती हैं, थर्मोस्टेबल कह लीजिए, ठीक है, या आप कह लीजिए टेम्परेचर स्टेबल, थर्मोस्टेबल कह लो, या आप कह लीजिए टेम्परेचर स्टेबल। हम लोगों को एक टेम्परेचर स्टेबल एंजाइम की ज़रूरत होनी चाहिए, या ज़रूरत है। और वो टेम्परेचर स्टेबल एंजाइम जो है हम लेते हैं किससे, एक बैक्टीरिया है, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रहता है। इसकी जो डीएनए पॉलीमरेज होती है उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है कहाँ से, थर्मस के टी से, एक्वेटिस के एक्यू से, तो उसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है जो हम लोगों ने आइसोलेट करी थी फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, वो पॉलीमराइजेशन कर सकती है एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, लेकिन पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। अब हमारी बॉडी के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर नेचुरली प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियली ऐड करेंगे मीडियम में। तो हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया है, हम लोगों ने प्राइमर ऐड कर दिया है, हम लोगों ने पॉलीमरेज प्रोवाइड कर दिया है, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए, कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। सो पहले देखो एक डीएनए था या एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, तो उससे हम लोगों को 2 मिले, 2 होते तो कितने मिलते, 4 मिलते, 4 होते तो 8 मिलते, ठीक है। सो अभी कभी कभी हम लोगों से ना पूछ लिया जाता है कि भाई आपके पास एक डीएनए था, ठीक है, 1 से 2 मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। तो आपके पास एक डीएनए था, या आपने 1 साइकिल करवाई उसके बाद कितने डीएनए मिलेंगे, आपने 10 साइकिल करवाई उसके बाद कितने मिलेंगे, 5 साइकिल करवाई तो उसके बाद कितने मिलेंगे। तो जब आपको नंबर ऑफ डीएनए निकालने हो आफ्टर क्या कहते हैं n नंबर ऑफ साइकिल्स, तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको सिंपली फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n। कोई आपको बोले कि आपके पास एक डीएनए था, आपने 8 साइकिल्स करवाई तो 2 की पावर 8, ठीक है, 2 को 8 बारी मल्टीप्लाई करोगे उतने डीएनए आ जाएंगे। आपके पास आपने क्या कहते हैं कोई एक डीएनए था, आपने 50 साइकिल्स कंप्लीट करवाई तो 2 की पावर 50। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि पीसीआर के थ्रू हम कम टाइम में मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 मिलती है, 2 से 4, 4 से 8 डबल होती जाती है, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से हमारी जो है डीएनए की जो चेन्स है वो बनती रहती है, ठीक है। चलिए जी ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से आइए, यहाँ पे देखिए, अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले रीजन टू बी एम्पलीफाइड, ये रीजन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हीट करा। हीट करने वाले स्टेप को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। सो सबसे पहले हमने लोगों ने डीएनए को डीनेचर करा। डीनेचर करेंगे तो हम लोग ये डीएनए के स्टैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। स्टैंड सेपरेट हो गए। अब हम लोगों ने प्राइमर्स ऐड करे।
जब प्राइमर एड्स करते हैं, जब प्राइमर को हम लोग ऐड करते हैं तो उस स्टेप को हम कहते हैं अनीलिंग। तो यहाँ पे देखिए प्राइमर को हम लोगों ने ऐड किया तो हम लोगों ने उस स्टेप को बोला अनीलिंग, ठीक है, ओके, बहुत खूब। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, डालते हैं डीएनए पॉलीमरेज, और वो कौन सी वाली, टैग पॉलीमरेज, और साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, ठीक है। सो फिर होता है क्या, एक्सटेंशंस। प्राइमर्स ऐड कर दिए हैं, अब आप लोगों ने टैग पॉलीमरेज एंजाइम डाल दी थी, साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, तो ये होगा हमारा एक्सटेंशंस। 2 की पावर 30 या 30 साइकिल्स बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको बिलियंस ऑफ कॉपी मिलेंगी। अगर आपको नहीं मतलब लग रहा है ऐसा, तो आप 2 को 30 बारी क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज आप लोगों को मिलेंगी। सो पीसीआर काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है अगर आपको क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करना है या उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवानी है तो, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या बोला था, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, ठीक है। और कैसे बनाते हैं बता दिया, यूजिंग सेट्स ऑफ प्राइमर, एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के नाम पे यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो जीनोमिक डीएनए होता है वो एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। तो ये हमारा जीनोमिक डीएनए था, इसके दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए और दोनों एक्ट करे किसकी तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, ओके जी। सो आगे चलते हैं। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to billions of times, ठीक है, that is 1 billion copies can be made. Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase enzyme. हम लोगों को इसके लिए थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमारी एंजाइम स्टेबल नहीं है, वो खराब हो जाएगी, प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीनेचर कर जाते हैं, ठीक है। सो थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज करनी पड़ेगी, और वो कौन सी हमारी, टैग पॉलीमरेज, जो हम लोगों ने थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट करी थी, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। दी एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट जो होती है उसको अब आप क्या कहते हैं, कितने भी प्लाजेट्स में चाहे लगा सकते हैं, या जो करना चाहें आप उसके कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने एम्पलीफिकेशन कर लिया, अगर जरूरत थी तो, नहीं जरूरत होती तो नहीं करते, ओके। अब इसको हम लोगों ने क्या करते हैं, होस्ट के साथ जोड़ दिया है या वेक्टर के साथ जोड़ दिया है। अब उस वेक्टर को हम लोगों को इंसर्ट करना है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। There are several methods of introducing the ligated DNA into the recipient cell. Recipient cells जो होते हैं, after making them competent to receive take up the DNA present in its surrounding, ठीक है। So हम क्या कर सकते हैं, there are various methods जिसकी हेल्प से हम ligated DNA को recipient cell में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कब, after making them competent, competent या कह सकते हैं suitable to receive या to take up the DNA present in surrounding. So free component DNA bearing gene for resistant to antibiotic is transferred into E. coli, the host cells become transformed, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने एक प्लाज्मिड के अंदर क्या डाली है, जीन डाली है, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। देखो रिकॉम्बिनेंट जो वर्ड होता है ये हम यूज करते हैं किसके लिए, ये हम यूज करते हैं वर्ड मतलब कह लो कि डीएनए के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्ड जो होता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वर्ड्स जो होता है हम यूज करते हैं सेल के लिए, एक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी। तो जैसे हम लोगों ने डाला, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल, उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इफ वाइड स्प्रेड या if we spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin, only transforms will grow and untransformed recipient cells will die, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं उसमें डाला, तो अब क्या है कि देखो जिस एक ना ये भी चीज होती है कि जब आप प्लाज्मिड डाल रहे हैं विद एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनटू होस्ट सेल, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्लाज्मिड्स के अंदर और सारे के सारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर या इकोलाई सेल्स के अंदर वो वर्क करे। हो सकता है कुछ में वर्क नहीं करेगी, और वर्क नहीं करेगी तो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगे। सो हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करना जरूरी है फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। इफ क्या बोला गया है, वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स जो होंगे, यानी कि उन्होंने रिसीव तो करा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बट उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला नहीं। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तो ये जो जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो हो गई, इन केस में क्या हो गई, सेलेक्टेबल मार्कर। हम लोगों ने सेलेक्टेबल मार्कर की डेफिनेशन पहले भी देखी थी, जहां पे हम लोगों ने बोला था
एक वो जीन या वो कोई पोर्शन या वो कोई चीज़ जो हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में पता लगाने में हेल्प करे, उसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, होस्ट सेल में डाल दिया। ठीक है, आगे क्या बोला है, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर करते हैं किसको, बैक्टीरियल सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, द एलियन डीएनए मल्टीप्लाई करता है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। इन दी एंड हम लोगों को क्या चाहिए, डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो पेनिसिलिन जो है हमारी, ठीक है, वो एक एंटीबायोटिक मतलब सब्सटेंस है, ये एंटीबायोटिक चीज प्रोटीन है जो हम लोगों को बैक्टीरिया से मिलती है, फंगस से मिलती है। सो अगर मैं किसी फंगस से निकाल करके पेनिसिलिन का जो जीन है वो प्लाज्मिड में डाल रहा हूँ या वेक्टर में डाल रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा कि भाई वो जब एक्सप्रेस करे खुद को, तो मैं पेनिसिलिन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँ और उसको एज एन एंटीबायोटिक यूज़ करूँ। तो हर केस में हमारा मोटिव क्या होता है कि जो हम लोग बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं या ट्रांस सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जो प्रोटीन चाहते हैं वो बने और उसको हम लोग यूज़ करें फॉर अपने पर्पस के लिए। Hence there is need for recombinant DNA to be expressed. तो recombinant DNA खुद को एक्सप्रेस करेगा। The foreign gene can get expressed under appropriate conditions. The expression of foreign gene in host cells involved understanding many technical details. ये फालतू की कहानी लिखी है, ठीक है। अपन को सिंपली क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारा जो जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करे। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो उसके अगले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल्स वहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंसुलिन का। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, उन लोगों में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को या आप कह सकते हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। शुगर लेवल को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता। तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन। अगर किसी इंसान के अंदर इंसुलिन कम बन रहा है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। ये इंसुलिन के इंजेक्शन जो है ट्रेडिशनली लोगों को, या कह सकते हैं जब तक बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोगों को पिग के इंसुलिन निकाल करके इंजेक्शन दिए जाते थे, या जो कैटल्स वगैरह हैं उनके इंसुलिन निकाल करके लोगों को इंजेक्शन दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों ने क्या करा, इंसुलिन की जीन हमारे सेल से निकाली, हमने उसको वेक्टर में जोड़ा या इकोलाई के प्लाज्मिड में जोड़ा। अब इकोलाई का प्लाज्मिड एक्सप्रेस करेगा तो इंसुलिन का प्रोटीन भी बनेगा या इंसुलिन भी बनेगा, और वो इंसुलिन जो बना उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा और फिर उसको इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन देने लग गए। इससे हम लोगों को जो कैटल्स वगैरह थी या जो पिग्स वगैरह थे उनको मारना नहीं पड़ा, क्योंकि पहले हम लोग उनको परेशानी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पहले हम उनके पैनक्रियास से या उनकी बॉडी से इंसुलिन वगैरह को लिया करते थे, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। सो इंसुलिन का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप लोगों ने क्या करा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन छोड़ो, आप लोगों ने अपने काम के लिए इंसुलिन जो था उसको इनमें डाल दिया, वेक्टर्स में डाल दिया। अब ये वेक्टर इकोलाई के अंदर है, जब ये वेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी या इंसुलिन बनेगा, विच विल एक्ट एज हार्मोन। अब उस इंसुलिन को क्या कहते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, है ना। तो अब उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, आफ्टर हैविंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। अगर आप लोगों ने जीन को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, सब कुछ कर लिया और उसका एक्सप्रेशन भी आप लोग करवा रहे हैं, तो अब आपका मेन मोटिव होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने इंसुलिन को डाला, इंसुलिन जीन को डाला, सब कुछ हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन भी हो रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए कि उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तभी मार्केट में हमारा बेनिफिट हो सकता है या तभी हम लोगों के लिए वो यूजफुल है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज नीड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन? सो इन एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन is expressed in heterologous host, it is called recombinant protein। ये heterologous host कह लो या different host कह लो, जैसे कि मेरी बॉडी का जो जीन था, इंसुलिन का जीन निकाल के आप लोगों ने इकोलाई के अंदर डाल दिया, तो इकोलाई हेयर इज एक्टिंग एज अ हेटेरोलोगस होस्ट। या जब कोई प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी के जीन से निकाल के आप लोग किसी दूसरे डीएनए में जोड़ रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन से बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि उस डीएनए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट may be grown on small scale in the laboratory
उसको स्मॉल स्केल में भी ग्रो कर सकते हैं। द कल्चर में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड देन प्योरीफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। या उसको हम लार्ज स्केल पे भी ग्रो कर सकते हैं और जो प्रोटीन्स वगैरह मिल रही हैं उसको हम प्योरीफाई करके अपना यूज़ भी कर सकते हैं, या उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं यूजिंग सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है, और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है वो आप लोगों को हम बता देंगे। यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली उसके बारे में जानना है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड ऑल के बारे में जानना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे अब हम लोगों का ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट है, हम लोगों को बस ये पता करना है हम लोगों ने क्या कर दिया है, सब कुछ पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट होस्ट वगैरह बना दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह बना दिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोटीन्स का भी एक्सप्रेशन हो रहा है, हम लोगों ने कंट्रोल कंडीशन में वो भी करवा दिया है। बट सवाल ये होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर हम लोगों को करना है, अगर लार्ज स्केल हम लोगों को क्या चाहिए, अगर हम लोगों को प्रोटीन चाहिए तो कैसे उसके साथ काम करें, कैसे उसके साथ डील करें, ये हमारा फोकस है, ठीक है। सो ये हम देखेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का अगर बेसिक फंडा में बताऊं, उसमें हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स लेते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों ने रिकॉम्बिनेंट या कह सकते हैं आप लोगों के पास 100 ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई सेल्स आए। अब आप उसको क्या करोगे, एक बड़े से कल्चर में डाल दोगे, वहाँ पे वो इकोलाई जो है हमारा ग्रो करेगा। उसमें आप लोगों ने कंडीशन मेंटेन कर रखी है, क्योंकि जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये जो टैंक्स जो हैं, इसमें आप लोग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसमें आप लोग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, फूड वगैरह कितना देना है बैक्टीरियल सेल्स को, वही सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। तो अंदर ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन भी होगा, या डीएनए अपना जीन भी एक्सप्रेस करेगा और इंसुलिन वगैरह भी बनेगा। अब उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उस इंसुलिन को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तभी तो फिर मैं मार्केट में उसकी मेडिसिन बना करके बेच सकता हूँ, चाहे इंसुलिन टैबलेट्स हो या इंसुलिन इंजेक्शंस हो, तभी तो बेच सकता हूँ ना मैं। तो ये लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये हम लोगों को देखना है। फिर हमारी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को देखने हैं, और आप लोगों का विद इन अ सिंगल लेक्चर ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो आते हैं क्विज के ऊपर। क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने वो क्या है वो जरा देख लेते हैं। सो आगे हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस नहीं है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। कौन सा इसमें से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस नहीं है। आइसोलेशन, कटिंग, एम्प्लीफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है। हम लोगों ने जो जो स्टेप्स पढ़े थे उस क्या कहते हैं एनसीईआरटी के उसमें लिस्ट में, उसी के बेसिस पर आंसर करना है, कुछ और दिमाग अलग से नहीं लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टरिंग टाइप, वायरिंग टाइप, स्टीयरिंग टाइप, नन। आप लोगों को भी मैंने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं करवाई है, बट मोस्ट कॉमन जो रिएक्टर है हमारा वो स्टरिंग टाइप है, स्टर करने वाला जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगर पीछे यहाँ पे आए हम लोग तो इस केस में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एम्प्लीफिकेशन होता है, कटिंग होता है, ठीक है, आइसोलेशन भी होता है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें होती है। मॉडिफिकेशन हम लोग एज सच नहीं करते हैं, डीएनए को मॉडिफाई नहीं करते, उसको कट करके ऐड करते हैं, तो एक नया डीएनए बना देते हैं। कटिंग करके अगर यहाँ पे लिखा होता है क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, सो वो करते हैं। एम्प्लीफिकेशन तो हमने पढ़ा था, एम्प्लीफिकेशन इस पार्ट ऑफ क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या मॉडिफिकेशन, हाँ सही है। चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एक तो जो अपना एक्सट्रैक्शन जो है ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स वो कर लेंगे, ठीक है, और जो हमारी एनसीईआरटी है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स कर लेंगे, और हमारी जो एनसीईआरटी है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये वाला पोर्शन जो है वो होता है फिनिश। अगेन अगर पहले क्वेश्चन में किसी को कन्फ्यूजन है, सो मॉडिफिकेशन इन द सेंस, मॉडिफिकेशन क्या होता है कि डीएनए के अंदर आप छेड़खानी कर रहे हैं या डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ, या एक बार रुको, एम्प्लीफिकेशन वाला मार्क कर लो, मेरे को पता नहीं कि उसमें वो लग रहा है, एम्प्लीफिकेशन वाला मार्क कर लो, ठीक है। अगर क्योंकि हम एम्प्लीफिकेशन ना भी करें ना तो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। मॉडिफिकेशन तो हो ही रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग डीएनए के अंदर या एक प्लाज्मिड के अंदर वेक्टर के अंदर दूसरा डीएनए जोड़ रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन तो हो ही रहा है। बाकी एक बारी मैं इसको चेक कर लूँगा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से एम्प्लीफिकेशन वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं आंसर रटता नहीं हूँ, ठीक है, दूसरे मेरे को याद नहीं है, बट इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन वाला पोर्शन
नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन, कटिंग, मॉडिफिकेशन तो हो रहा है, एक डीएनए के अंदर आप दूसरा जीन जोड़ रहे हैं तो मॉडिफिकेशन तो हो रहा है। एम्पलीफिकेशन इज नॉट नेसेसरी, एम्पलीफिकेशन नेसेसरी है जब अगर जरूरत पड़े तो, वरना जरूरी नहीं है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, सो बस यहीं पे अपने लेक्चर को हम लोग करते हैं फिनिश और मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।